और पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच खुफिया शांति करार का ड्राफ्ट घूम रहा है, लेकिन मुस्तफा का इरादा कुछ और है। ईरान समझ चुका है कि ट्रंप को झुकाना है तो यूएई की हबशान फुजैरा पाइपलाइन को उड़ाना होगा, वो पाइपलाइन जो होर्मुज को बाईपास करके यूएई की तिजोरी भर रही है। ईरान का प्लान बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वो यूएई के तेल नेटवर्क और चमचमाते टूरिज्म सेक्टर को मलबे में बदल देगा। यानी जब अरब के देश तड़पेंगे तो ट्रंप खुद टेबल पर आएंगे। जंग के इस आर्थिक कत्लेआम के सहारे मुस्तफा खामनेई अमेरिका को झुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ मुस्तफा के इशारे का, जो किसी भी वक्त मिल सकता है। ईरान आने वाले 48 घंटों में जवाब दे सकता है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा टारगेट यूएई है, दूसरा टारगेट सऊदी अरब, तीसरा टारगेट कतर, चौथा टारगेट बहरीन, पांचवा टारगेट कुवैत, छठा टारगेट ओमान हो सकता है। जैसे ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है, बाबल मंदेब से होती किसी टैंकर को नहीं गुजरने दे रहा, अब यूएई की खुफिया पाइपलाइन पर भी हमला करने वाला है, जहां से हॉर्मुज को बाईपास करके ओमान की खाड़ी से तेल सप्लाई किया जाता है। और यूएई ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि ईरान के टारगेट पर उसकी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 406 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन हबशान से शुरू होती है जहां मुख्य फीडर स्टेशन है और प्रोडक्शन प्लांट भी लगा है। यहाँ 100 से 160 किलोमीटर का मैदानी इलाका है जहां से आगे सुईहान तक जाती है जो मुख्य पंपिंग स्टेशन है। इससे आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है जहां से 165 किलोमीटर आगे तक अल ऐन तक पाइपलाइन पहुंचती है जो आगे हजर पर्वत तक जाती है। हजर पर्वत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन शुरू हो जाती है जो पहाड़ के नीचे 67 किलोमीटर है और आगे फुजैरा पोर्ट तक पहुंचती है। यहाँ स्टोरेज टर्मिनल, यहाँ से आगे समंदर के नीचे होते हुए 14 किलोमीटर पाइपलाइन ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है। वहाँ फ्लोटिंग ऑयल टर्मिनल मौजूद है जहाँ से तेल सप्लाई होता है। इस बीच यूएई एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बना रहा है जो फुजैरा तक पहुंचेगी और जिसे वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन कहा जा रहा है। इसका 50% काम पूरा हो चुका है। इससे तेल सप्लाई क्षमता 2 गुनी हो सकती है। तो मध्य पूर्व में जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है और इस बार ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। यूएई ईरान का प्राइम टारगेट हो सकता है जिसमें भी अबू धाबी और दुबई पर सबसे पहले हमले कर सकता है। बुर्ज खलीफा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान डर्टी बॉम्ब से हमला कर सकता है, जिससे हमला हुआ तो अति संवेदनशील क्षेत्र जीरे से 500 मीटर तक है जहां 1000 लोगों की मौत हो सकती है, जबकि इससे आगे संवेदनशील क्षेत्र आता है जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक है। इस दौरान 5000 लोग घायल हो सकते हैं। इससे आगे रेडियोधर्मी क्षेत्र आता है जो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकता है और इस जोन में 10,000 लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ईरान इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को ठप करना चाहता है। और पुतिन के अल्टीमेटम के बाद से कीव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रूस ने कीव को खंडहर में तब्दील करने की पूरी प्लानिंग जमीन पर उतार दी है। यूक्रेन में सुनियोजित हमले तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ कीव में महाविनाश की आड़ से यूरोप सहमा हुआ है क्योंकि जंग विस्तार के बीच ही अमेरिका ने यूरोप से अपनी डीप स्ट्राइक पावर को घटाने का फैसला लिया है। क्या यूक्रेन इस संकट से निकल पाएगा? क्या यह किसी बड़ी जंग की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने सैनिक ही नहीं बल्कि डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम और एयरक्राफ्ट भी यूरोप से घटाने वाला है। डीप स्ट्राइक पावर में कटौती करने की वजह ईरान जंग है। अमेरिका के इस कदम से यूरोप की सुरक्षा पर सबसे बड़ा संकट गहरा गया है। ट्रंप की नीति है अमेरिका फर्स्ट और इसीलिए यूरोप का सुरक्षा कवच तोड़कर अपनी सेना को हटाकर अरब ट्रांसफर किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। बेलबिक, काचा और साकी के पास गोलाबारी और विस्फोट की आवाज सुनी गई। यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर भी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। बेलगोरोद थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने लगातार रूसी लॉजिस्टिक्स, ईंधन डिपो और आपूर्ति लाइनों पर हमले से रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। एस्टोनिया की कंपनी अल्तायर ग्रुप ने P4P हाई स्पीड ड्रोन इंटरसेप्टर बनाया है। इसको रूस के नए जेट इंजन वाले तेज रफ्तार ड्रोन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। P4P इंटरसेप्टर ड्रोन का हाइब्रिड डिजाइन है। ये एक मिसाइल की तरह वर्टिकल टेक ऑफ करता है। ऊंचाई पर पहुंचते ही इसके रॉकेट बूस्टर चालू हो जाते हैं। इसके बाद ये रूसी ड्रोन पर मिसाइल की तरह हमला करता है। ये इंटरसेप्टर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे रूसी ड्रोन को भेदने में सक्षम है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान में उलझ चुका है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी नेटो देशों में फूट पड़ चुकी है। कुछ ही देश हैं जो अब यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।
हॉर्मूज की वजह से दुनिया एक बड़े संकट से उबरने की तैयारी कर रही है। ऐसे हालात में चीन और रूस दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेटो ऐसे हालात में रूस को बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि रूस अपना बाल्टिक प्लान शुरू कर सकता है और यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो सकता है। अमेरिका नेटो से बहुत दूर हो चुका है। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझ चुके हैं। यूक्रेन की मदद को लेकर नेटो में फूट है। मीडिया पर फिर ब्रिटेन, जर्मनी और डेनमार्क को धमकी दी जा रही है। हर देश की राजधानी को तबाह कर देने की धमकी दी गई है। रूसी टीवी के शो में ब्रिटेन को सबसे आसान टारगेट बताया गया। स्टारमर के मुताबिक क्रूज मिसाइल से लैस रूसी युद्धपोत ब्रिटेन के तट पर देखे गए। 2 महीने में तीसरी बार रूस के 2 युद्धपोत ब्रिटिश जल क्षेत्र में घुसे हैं। ब्रिटेन इसे रूस की उकसाने वाली रणनीति का हिस्सा मान रहा है। नेटो एक नई कमांड संरचना को लागू कर रहा है। लात्विया और एस्टोनिया की सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। दोनों देशों के लिए जर्मन और डच सैनिकों की टुकड़ी रहेगी। इस वक्त पोलैंड में एक मुख्यालय बनाया गया है। जंग होने पर पोलैंड से सैनिकों की तैनाती की जाएगी, लेकिन अब जर्मनी में एक खास कमांड सेंटर बनेगा। जर्मनी नीदरलैंड्स अब जॉइंट फोर्स बनाएंगे। बाल्टिक कोर के लिए जर्मनी बेस बनाया जाएगा। 40 से 60 हजार सैनिक हर वक्त तैनात रहेंगे। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में अपना जमीनी ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अब तक हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिजब के ड्रोन ऑपरेटर आईडीएफ के लिए नई चुनौती बनते दिख रहे हैं। लितानी नदी से लेकर बेका घाटी तक बारूद बरस रहा है और शहर खाली कराए जा रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ऑपरेशन लायंस रोर के तहत अब तक 2500 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारा जा चुका है। इसमें से 700 तो सिर्फ सीज फायर की अवधि के दौरान मारे गए, लेकिन इस जिद में पूरा दक्षिणी लेबनान सुलग उठा है। आईडीएफ ने लेबनान के तुरान, देर कानून और बुर्ज रहल जैसे शहरों को खाली करने की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि बीका घाटी के कारून बांध के पास हुई बमबारी से पूरे इलाके में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इससे ठीक 11 दिन पहले यानी 15 मई को इजरायल ने हमास के कमांडर अल दीन अल हदाद को ढेर किया था, और अब हमास नया कमांडर चुनता उससे पहले ही इजरायल ने मोहम्मद औदा का काम तमाम कर दिया। इतना ही नहीं, गाजा के नीचे जो मौत का रास्ता हमास ने सालों में बनाया था, उस 7 मील लंबी सुरंग के नेटवर्क को आईडीएफ के इंजीनियरों ने डायनामाइट से उड़ा दिया है। अमेरिका ईरान के बीच कोई एमओयू नहीं है, ये अमेरिका ने कहा है। ईरान ने एक एमओयू का दावा किया था। हॉर्मूज नाकाबंदी पर समाधान का दावा किया गया था ईरान की स्टेट टीवी की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई एमओयू हुआ ही नहीं है। और ईरान पर ट्रंप की नाकामी के भी खूब चर्चे हो रहे हैं। खासकर मीडिया ईरान नीति को लेकर ट्रंप पर कई बार सवाल उठा चुका है। मीडिया की ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और यही वजह है कि ट्रंप अब मीडिया से भी नाराज हो गए। ट्रंप ने कहा है कि फेक न्यूज मीडिया उनकी सरकार के खिलाफ ईरान के पक्ष में गलत प्रचार कर रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ईरान में जीत भी जाए, फिर भी मीडिया ईरान को जीता हुआ बताएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लंबा पोस्ट लिखते हुए मीडिया और डेमोक्रेट्स दोनों पर हमला बोला। ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान आत्मसमर्पण कर दे और ये स्वीकार कर ले कि उसकी नौसेना तबाह हो चुकी है, उनकी वायुसेना भी खत्म हो चुकी है और ईरान की पूरी सेना हथियार छोड़कर हाथ उठाकर सरेंडर सरेंडर चिल्लाती हुई तेहरान से बाहर चली जाए, ईरान के नेता भी आत्मसमर्पण कर दें, फिर भी फेक न्यूज मीडिया इसे अमेरिका की हार और ईरान की शानदार जीत बताने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने लिखा है, फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, भ्रष्ट और अप्रासंगिक CNN और फेक न्यूज मीडिया के दूसरे सभी सदस्य ये शीर्षक देंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार जीत हासिल की है। डेमोक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुके हैं।